वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया है, इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हाई स्कूल और इंटर के लिए अग्रवाल अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास इंटरमीडिएट 12 के लिए अग्रवाल अनसॉल्व फिजिक्स के लिए, और हम लोगों ने आज इसके लिए सेट चुना है 2020 का, सेट नंबर फर्स्ट है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग। सबसे पहले 2020 सेट फर्स्ट, कोड है XS क्लास 12 फिजिक्स का। तो बिना देरी करते हुए खंड आ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा खंड आ। तो खंड आ में पहले हमारा अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है फर्स्ट केका का, ये हमारे पास होता है, तीसरा विकल्प है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है कि इन दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित क्या होता है। तो एक हमारे पास तार है, एक हमारे पास 24 ओम प्रतिरोध का तार है। तो हमने मान लिया ये तार है और इसका जो प्रतिरोध है वो 24 ओम है। दोस्तों अब बोल रहा है कि इसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जा रहा है। और समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो अगर हम लोग इसको तीन भुजा में बनाएंगे तो इसका भाग 3 करेंगे, मतलब बटे 3, तो आएगा 3 अठे 24, 8 8 8 का। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा, ये हमारा क्या मिल गया? 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम। ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले बोला गया है कि नहीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताना है। तो किसी भी दो के बीच हम बता दें, हम चाहे तो ए बी के बीच बता दें, चाहे तो बी सी के बीच में, चाहे तो ए सी के बीच में। तो मान लेते हैं कि हमें ए सी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध को बताना है। तो अगर ए सी के बीच में बताएंगे तो ये वाला और ये वाला जुड़ा है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या लिख दें कि 8 ओम व 8 ओम का श्रेणी क्रम संयोजन, का श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है? R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ये वैल्यू 8 है, प्लस 8 बराबर R डैश कितना हो गया? 8 8 16 ओम। अब ये दोनों मिला के कितने हो गए? 16 हो गए। अगर ये दोनों 16 हो गए तो अब आपके ऐसे जुड़ गए होंगे, जैसे ये हमारा AC है, जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग कंप्रेस करेंगे तो ये AC आएगा 8 ओम। अब ये दोनों मिला के 16 हो गया, मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, ये दोनों मिला के क्या हो गए? 16 हो गया। अब ये 16 और ये 8 किस क्रम में है? समांतर में, क्योंकि इसका दोनों का पहला सिरा यहाँ जुड़ा है, इधर दोनों पहला सिरा यहाँ जुड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 8 ओम या ऐसे लिख दे 16 ओम व 16 ओम का समांतर क्रम निकालेंगे। तो समांतर क्रम निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 दोस्तों होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू 16 है, प्लस 1/8 है। तो यहाँ से दोस्तों लासा लेंगे, आएगा 16 एलसीएम, 16 एकम 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ से आ गया 1/R बराबर, इसको जोड़ेंगे 3/16 हो गया, और R बराबर कितना आ जाएगा? 16/3 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया? 16/3 हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला बोल रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में, गा नंबर है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम दिया है। प्रतिरोध जो है वो हमें 100 ओम दिया गया है। बोल रहा है XL प्रेरण प्रतिघात 200 ओम दिया गया है, और XC हमें दिया गया धारतीय प्रतिघात 200 ओम। बोल रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा में कालांतर का मतलब हो गया दोस्तों फाई हमें बताना है, फाई की वैल्यू। तो यहाँ देखो, अगर R है, L है, C है, मतलब ये परिपथ कौन सा हो गया दोस्तों? LCR। परिपथ कौन सा हो गया? LCR। तो यहाँ से LCR परिपथ के लिए
दोस्तों LCR परिपथ के लिए होता क्या है, हमारे पास कालांतर का फार्मूला है tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 200 माइनस 200 बटे में R क्या है, R की वैल्यू 100 है। तो यहाँ से 200 में से 200 घटा दिए, 0 आ गया, 0 बटे 100 मतलब क्या आ गया, 0। तो tan फाई की वैल्यू क्या आ गई, tan फाई की वैल्यू आ गई, tan फाई की वैल्यू 0 आ गई। और 0 का मान tan के केस में क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो ये हो गया tan 0। तो यहाँ से में फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, 0 मिल गई। तो जो गा नंबर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाई बराबर 0, मतलब जो दोनों में कालांतर आएगा वो 0 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घ नंबर है, घ नंबर में बोल रहा है कि यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो निम्न में से क्या संबंध होगा। तो इसके लिए संबंध बच्चा आपका होता है कॉट अल्फा इंटू में, दूसरा आपका ऑप्शन सही है, कॉट अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपका घ नंबर है, अंगा नंबर है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की ड्रे वॉगली, ये आपका जो डी ब्रॉगली होता है तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा। तो बच्चा डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाता है। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास चा नंबर है, चा में बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होती है। तो दोस्तों ये आपका आता है H अपॉन ई आता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा खंड बा है। तो दोस्तों हम लोग खंड बा की ओर चलेंगे अब। तो दोस्तों खंड बा में हमारा पहला क्वेश्चन है, खंड बा में पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला बोल रहा है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस। अच्छा बात तो ये है कि जो डेफिनेशन वगैरह उसको हम आपको बता दे रहे हैं, उसको लिखवा रहे हैं, बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्लो करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल जितने हैं उसको हम करवा देते हैं, है ना, क्योंकि आपके जो भी थ्योरी वाले हैं, जो डेरिवेशन है आपको बुक में मिल जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल जो है वो आपको नहीं मिलता, उसको हम आपको एक एक करवा देंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। चलो तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा, तो अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, कि जब हमारे पास कोई प्रकाश की किरण हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले अवतल लेंस में, जैसे अगर हम लोग बात करें अवतल लेंस का, अगर फिगर बना ले, ये हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। तो क्या होता है कि जो भी अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें आती है, अगर मान ले यहाँ पर हमारे पास कोई फोकस इसका एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश या एफ है, तो जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस चली जाती है, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मतलब जो भी प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, और ये पुनः फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये फोकस के या मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। तो परिभाषा क्या आएगा कि अवतल लेंस में या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु F से आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस के प्रथम फोकस कहते हैं, या अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा है ख नंबर है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध। तो दोस्तों औसत आयु का मतलब क्या होता है, औसत
आयु तथा, ये एंड है, तथा अर्ध आयु, अर्ध आयु में संबंध। तो दोस्तों औसत आयु जो होता है और अर्ध आयु जो होता है, इसमें संबंध क्या है कि औसत आयु जो होता है उसको हम ताऊ से लिखते हैं, ताऊ बराबर 1/λ होता है। अच्छा ये हमारा हो गया ताऊ, ये हमारा क्या है, इसको अर्ध आयु को लिखते हैं टी से। तो यहाँ पे जो हमारे पास ताऊ होता है मतलब किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो औसत आयु होता है वो 6 नियतांक लैम्डा 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग इसके पहले एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि इसके पहले एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं टी बराबर 0.69331 अपॉन में लैम्डा, ये अर्ध आयु और 6 नियतांक में संबंध है। तो अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आएगा 0.6931 अपॉन में टी। तो दोस्तों अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो हमें मिलेगा ताऊ बराबर 1/0.6931 अपॉन टी, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ताऊ बराबर आएगा टी अपॉन में 0.6931। अब यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ताऊ बराबर 1 इतना लिख सकते हैं, इसको भाग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1.443 इंटू में टी। तो ये क्या है, ये हमारा औसत आयु है, इसी को हम लोग माध्य आयु भी बोलते हैं, और टी क्या है, अर्ध आयु है। तो ताऊ बराबर 1.443 और टी, ये संबंध किसमें, औसत आयु और अर्ध आयु में। दोस्तों आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको याद रहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में आप 2 लाइन लिख देंगे, 1 लाइन लिख देंगे, बहुत सा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, गा नंबर है, गा नंबर है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, कार्यफलन। तो दोस्तों डेफिनेशन इसके बता देते हैं कि जो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन होता है वह एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु के पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु के इलेक्ट्रॉन से, या जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विभव प्रवणता क्या होती है। दोस्तों इसके बाद है हमारे पास वाटहीन धारा। तो वाटहीन धारा जो आपका सिलेबस है ये कोविड के कारण 30% में लेस हो गया है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता होती क्या है, अगर हम लोग बात करें वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, इसकी परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष या साथ में, दूरी के सापेक्ष या साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को जो फार्मूला होता है ये होता है -ΔB अपॉन में ΔX। विभव प्रवणता का फार्मूला क्या है, ΔB अपॉन ΔX। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का होता है वोल्ट, तो हो गया वोल्ट प्रति ΔX क्या है, दूरी है, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो इतना दोस्तों हम लोग विभव प्रवणता के बारे में जानकारी रखेंगे। इसके बाद 4 नंबर में है, 4 नंबर कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, सुग्राहिता। तो दोस्तों धारा सुग्राहिता क्या होती है, धारा सुग्राहिता को हम लोग डेल आई से प्रदर्शित करते हैं, और डेल आई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है फाई अपॉन में आई, फाई अपॉन आई, जहां पर फाई को बोलते हैं विक्षेप, मतलब कुंडली में जो भी विक्षेप होगा। आई को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो किसी कुंडली, ऐसा बोल सकते हैं किसी कुंडली के प्रति एकांक धारा में, किसी कुंडली के, इसको हम एक मान के डिफाइन करेंगे, किसी कुंडली के प्रति एकांक धारा में उत्पन्न विक्षेप को उस कुंडली की धारा सुग्राहिता कहते हैं। दोस्तों फिजिक्स में आप एकदम आसानी से डेफिनेशन याद कर सकते हैं बाई फार्मूले से। इसको हम लोग एक मान ले, आई बराबर क्या मान ले, 1 एम्पियर, मतलब
किसी कुंडली में या किसी कुंडली के प्रति एकांक धारा में उत्पन्न विक्षेप को उस कुंडली की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। तो इसको आशा करता हूं आप लोग लिख लेंगे आसानी से। अब हमारे पास आ गया खंड सा आ गया, और ये अब हमारे पास आ गए 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खंड सा। तो डेफिनेशन आप लोग जो है वीडियो पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग एक एक डेफिनेशन लिखवाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो यहां से अब हम लोग आएंगे खंड सा पर। खंड सा पर, तो खंड सा पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो यहाँ से 3 का है, 3 का है, तो 3 के का में दोस्तों क्या आएगा, 3 के का में हमारे पास आएगा एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को हम लोग किससे लिखते हैं, वोल्टेज जो होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है कुंडली में, जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि कुंडली में धारा का परिमाण व दिशा लगातार बदलती रहती है। क्यों बदलती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो निरंतर चलती रहती है, वो समय के साथ निरंतर क्या होता है, बदलती रहती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब जो प्रत्यावर्ती धारा आएगी, मतलब कुंडली में जो भी प्रत्यावर्ती धारा हमें मिलेगी, प्रत्यावर्ती धारा, ऐसा लिख ले, कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा, कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में π/2 होता है दोस्तों, समीकरण 2। अब अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो यहाँ से देखेंगे जो विभव है वो धारा I से π/2 कालांतर क्या है, पश्चगामी है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि V का मतलब विभव धारा I से π/2 कालांतर पश्चगामी है, और π/2 कालांतर पश्चगामी है। इसका मतलब एक कंडीशन किसका आता है, जब किसी कुंडली में केवल प्रेरकत्व हो, जब किसी कुंडली में क्या हो, केवल प्रेरकत्व हो। तो बच्चा इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कुंडली में केवल प्रेरकत्व होगा तो उस प्रेरकत्व को या उस प्रेरकत्व के प्रतिरोध को हम प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो यहाँ से बोला गया है कि वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बेस पर आप प्रेरण प्रतिघात को डिफाइन कीजिए। तो अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, प्रेरण प्रतिघात। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से क्या यहाँ से क्या पता चला, कुंडली केवल यल में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, केवल प्रेरकत्व वाली कुंडली में प्रतिरोध को या ऐसे लिख दें, कुंडली में प्रतिरोध या R को प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। अब दोस्तों अगर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं तो प्रेरण प्रतिघात को XL से प्रदर्शित करते हैं, और XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। आल्सो ओमेगा XL इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, XL इज इक्वल टू 2πfL, होयर F इज द फ्रीक्वेंसी, F जो होता है ये क्या होता है, आवृत्ति होता है, F क्या होता है, आवृत्ति होता है, और L क्या है, L प्रेरकत्व है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। 2 नंबर का है, ज्यादा नहीं करना है, 2 नंबर का है, इतना कर देंगे बहुत सा है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, खा नंबर है इसका, खा नंबर। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर खा दोस्तों हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर खा में बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा, मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा है, हम लोग जानते हैं फोटान की जो ऊर्जा होती है डेल्टा ई या ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड सी, एच where h is the Planck constant and c is the velocity of light। मतलब h जो है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे c का मान जो होता है लाइट का जो वेलोसिटी होता है 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लैम्डा हमें दिया गया है 5 गुणे 10 की घात -7। तो दोस्तों यहाँ से हमें डेल्टा ई या ई बराबर क्या मिल जाएगा, इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3.96 × 10⁻⁹ ये हमें क्या मिला है, जूल में आया है। लेकिन हमसे आंसर में बोल रहा है कि हमें जो भी ऊर्जा चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चा लोग बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे, नहीं पता? आओ इधर आओ, इधर आओ, आओ 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 हम बताते हैं। डेल्टा ई बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम लोग जो भी ऊर्जा जूल में आई है उसको 10 की घात -19 से क्या कर देंगे, भाग करवा देंगे। तो जो आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। इधर देखो यहाँ से 3.96 × 10⁻⁹ इसको डिवाइड करवा देंगे 1.6 × 10⁻⁹ से, तो यहाँ से ये वाला क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर खा। अगला हमारा क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर गा में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर गा में बोल रहा दोस्तों, यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण हो, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए हमारे पास कोई प्रिज्म है, अब प्रिज्म का कोण क्या होता है, प्रिज्म के कोण को ए से लिखते हैं और न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डेल एम से लिखते हैं। तो यहाँ से हमसे बोल रहा है कि जो प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण ए बराबर किसके है, डेल यम के है। अगर प्रिज्म का कोण ए डेल यम के बराबर है तो यहाँ से मैं बोल रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। दोस्तों अब हम लोग क्या कर दें, सिंपल सा डेल एम की वैल्यू ए रख दें। तो यहाँ से क्या आएगा, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम की वैल्यू ए रख दें, इसकी वैल्यू ए अपॉन 2 और टोटल का बटे में क्या आएगा, साइन ए बटा 2 आएगा। दोस्तों अब देखो ए कितना हो गया, 2a, मतलब साइन 2a अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिल गया हमें, यहाँ से इधर आएंगे, ये मिल गया n बराबर क्या मिल गया, साइन ए और बटे में क्या मिल गया, साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2। अब बच्चा लोग हम लोग जानते हैं साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। मतलब अगर यहाँ डबल है तो यहाँ इसका आधा आ रहा है, अगर कोणांक डबल है तो यहाँ कोणांक क्या आ रहा, आधा आ रहा। तो अगर हम लोग साइन ए का लिखें, साइन ए का, तो साइन ए का क्या आएगा, इस कोणांक का आधा आएगा, मतलब यहाँ ए है तो ए का आधा मतलब 2, तो यहाँ से साइन 2a बटे 2 और कॉस ए बटे 2। तो दोस्तों हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2। नाउ ये वाला कट गया, n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 cos a अपॉन 2। दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बड़ा आसान और बड़े ही आसान भाषा में और बड़ा ही सिंपल सा तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है घ नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, घ नंबर। तो क्वेश्चन नंबर घ हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर घ है, ये हमारा जो है लॉजिक गेट से है। घ नंबर
बोल रहा है कि अच्छा ये हमारे पास कोई एक गेट दिया गया है, कोई एक गेट दिया गया है, इसके दो इनपुट हैं ए एंड बी, ए एंड बी क्या है इनपुट है, और यहाँ से हमें एक आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से हमें एक आउटपुट मिल रहा है वाई। तो दोस्तों ये आपको पहचानना रहता है, ये हमारे पास नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है? ये हमारे पास नैंड गेट है। और नैंड गेट की जो पहचान होती है, इसके लिए बोल रहा है कि हमें बुलियन व्यंजक लिखना है। तो इसके लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं ए एंड बी, ए एंड बी निगेटेड इक्वल टू वाई, निगेटेड इक्वल वाई। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग बस इतना सा हमें लिखना है। ये हमारा बुलियन अलजेब्रा हो गया, सॉरी बुलियन व्यंजक हो गया। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? ए एंड बी निगेटेड का मतलब ये वाला है इक्वल टू वाई। ठीक, इसके बाद इसी में अथवा करके हमारे पास एक क्वेश्चन है, अथवा करके आर, अथवा करके है। यहाँ बोल रहा नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी बनाइए दोस्तों। तो नॉर गेट होता क्या है? नॉर गेट हमारे पास ऐसा होता है, ये हमारे पास क्या है? नॉर गेट है, लास्ट चैप्टर है ये। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होते हैं? दो, एक इनपुट है, दो इनपुट है, और यहाँ हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट लगा है, और यहाँ से क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। अब इसका जो बुलियन व्यंजक है वाई बराबर क्या होता है? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए आर बी, ए आर बी निगेटेड इक्वल टू वाई। इसको क्या पढ़ेंगे? ए आर बी निगेटेड इक्वल टू वाई। अब दोस्तों बोल रहा है इसकी हमें सत्यता सारणी बनाना है। तो सत्यता सारणी बच्चा देखो, अगर हमारे पास दो इनपुट है तो इसके आउटपुट कितने होंगे? 4, 2 की पावर n। अगर इनपुट 2 होता है, इनपुट हमारे पास 2 है, इनपुट की संख्या 2 है, तो इसका फार्मूला होता है आउटपुट कितने आएंगे? नंबर ऑफ आउटपुट के लिए 2 की पावर n, मतलब यहाँ 2 की पावर क्या रख दें? 2 इनपुट है बराबर 2 दूना 4, तो आउटपुट कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देख लो, हम लोग एक यहाँ पर क्या ले लें? इनपुट ए ले लें, बी ले लें, ठीक है, ए बी। इसके बाद हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी। इसके बाद क्या चाहिए? ए प्लस बी। और इसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों। अब यहाँ से ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो गया? इनपुट। ये सेक्शन क्या हो गया? इनपुट। तो इनपुट में हम क्या देंगे? 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? व्हेन बोथ इनपुट आर लो देन आंसर विल बी लो 0। यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। अब इसी का जस्ट उल्टा, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट निगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0 तो 1, 1 पे 0, 1 पे 0, 1 पे 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्यता सारणी, दैट मीन्स ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खंड द से है, खंड 10 से है दोस्तों। तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो दोस्तों खंड द, खंड हमारे पास क्या है? द है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, हमसे बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता। तो ये हमारे पास 4 का नंबर है, 4 का नंबर है उत्तल लेंस की क्षमता बच्चा। तो उत्तल लेंस की क्षमता को मान लेते हैं P, उत्तल लेंस की क्षमता को मान लेते हैं P1। P1 बराबर कितना दिया है? 10 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता को क्या मान लेते हैं? P2 बराबर, अच्छा अवतल जो लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसका मतलब जो उसकी क्षमता है वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 डायोप्टर। और आगे हमें बोल रहा है कि संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो वस्तु रखा गया है U बराबर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चा, 25 सेंटीमीटर लेंस है,
तो वस्तु की दूरी को हम लोग क्या हमेशा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात कर लें, दो लेंस हैं, दोनों की संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 दोस्तों। तो यहाँ से आएगा 10 माइनस दो बराबर 8 डायोप्टर आ गया P बराबर। अब हम लोग इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लें। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, F बराबर होता है हमारे पास 100 बटे P, 100 बटे P। तो 100 आ गया, P की वैल्यू क्या है 8 है बच्चा। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, तो फोकस दूरी कितनी आ गई 25 बटे 2, 25 बटे 2 सेंटीमीटर। अब बच्चा लोग हमें F का मान दिया गया, U का दिया गया, हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम लोग लेंस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से लेंस के सूत्र से तो बच्चा लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/V कितना आया है 1/25/2, 25/2 बराबर 1/V, 1/V हमें ज्ञात करना है, माइनस 1/U का मान कितना आया है -25। तो दोस्तों देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लाएंगे। अच्छा ये 25/2 2 ऊपर जाएगा 2/25, ये प्लस का इधर आएगा -1/25 बराबर में 1/V। तो यहाँ से घटा लो 1/25 बराबर क्या आ गया 1/V। तो V बराबर दोस्तों कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो प्रतिबिंब आएगी वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों खा नंबर है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये होता है W बराबर, ये हमारे पास क्या होता है W बराबर d लैम्डा अपान स्मॉल d। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करवा दिए हैं, तो इसलिए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन आपका बड़ा आसान सा है, तो आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हम सिर्फ न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि डेरिवेशन आपको बुक में मिल जाएगा, आसान सा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसकी भी वीडियो आपको दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है, दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक एक क्वेश्चन लगा लो और एग्जाम होने वाली बोर्ड परीक्षा में आग लगा दो, आग। क्वेश्चन नंबर गा, क्वेश्चन नंबर क्या है गा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर गा में दे रहा है एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए इसकी अर्ध आयु क्या होगी। तो दोस्तों जो 16 ग्राम हमें दिया गया है ये होती प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या हो गया N0। तो यहाँ से हमें N0 की वैल्यू क्या दी गई है, N0 की वैल्यू दोस्तों में दी गई है 16 ग्राम, 16 ग्राम दिया गया है। अब बोल रहा है कि पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है। औसत आयु का मतलब क्या हो गया दोस्तों, औसत आयु का मतलब हमें दिया गया 1 दिन T का मान, औसत आयु, औसत आयु। तो औसत आयु जो होती है इसे ताऊ से लिखते हैं, 1 दिन है, 1 दिन है। तो बोल रहा है दो क्वेश्चन, पहला बोल रहा है कि इसकी अर्ध आयु क्या होगी। तो बच्चा अर्ध आयु बराबर क्या होता है, अर्ध आयु बराबर, अर्ध आयु T बराबर, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला किया था 0.6931 इंटू में ताऊ 0. ये हमारा T बराबर 0.6931 इंटू ताऊ। तो ताऊ का मतलब औसत आयु 1 दिन है, इसमें गुणा करवा लो बच्चा 6931 इंटू 1। तो आंसर आपको क्या मिलेगा 0.6931। और आपकी बुक में सिर्फ इतना आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 0.693 दिन आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसके बाद बोल रहा है सेकंड नंबर इसी में 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा कितनी होगी। 3.5 का मतलब क्या हो गया, 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इसका जो अर्ध आयु कितना आएगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं 3.5 दिन बाद, 3.5 दिन 3.5 दिन के बाद अर्ध आयु बराबर, के बाद अर्ध आयु बराबर। तो बच्चा 3.5 दिन के बाद अर्ध आयु क्या हो जाएगा, अर्ध आयु को हम लोग n से लिखते हैं, n बराबर हमारे पास आएगा 3.5 बटे में समय कितना लग रहा है 0.693। इसको आप डिवाइड करोगे नियरली इक्वल टू 5 दिन आएगा। 5 मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग में आएगा, 4.89 या 4.9 में आएगा। इसको हम लोग लगभग 5 के बराबर ले लेंगे। तो हमसे बोला गया है
कि 3-3.5 दिन के बाद अविघटित मात्रा क्या होगी, तो 3.5 दिन के बाद अविघटित की मात्रा, विघटित परमाणु की संख्या, तो ये हमारा क्या आएगा, n बराबर n नॉट, ये आएगा n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। तो दोस्तों n नॉट की वैल्यू कितनी है, 16 है, 16 गुणे 1/2 की घात, n का मान कितना है, 5 आया है, 5 रख दो, तो यहाँ से 16 गुणे 1/2 को 5 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 32, 16 एकम 16 दूना 32, 1/2 बराबर 0.5 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 0.5 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन घ नंबर है, अगला क्वेश्चन हमारे पास घ नंबर है। दोस्तों घ नंबर में क्या दिया गया है, हमसे बोल रहा है कि घ नंबर में हाँ एक छोटा चुंबक, एक छोटा छड़ चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में 4.5 टेस्ला पे रखा गया। तो B बराबर में कितना दिया गया है, 4.5 टेस्ला, टेस्ला को T से लिखते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद ये क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा बराबर दोस्तों 30 डिग्री का कोण बना रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन का बल आघूर्ण लगता है, मतलब ताऊ का मान, ताऊ हमें दिया गया है 4.5 × 10⁻² न्यूटन, 4.5 × 10⁻² न्यूटन का बल लगता है। तो बोल रहा है कि क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चा क्षण चुंबक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है U बराबर m × b cos θ2 - θ1। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले में b की वैल्यू दिया गया है, हम लोग पहले यम का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यम का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यम का मान क्या होता है, यम का मान का मतलब क्या होता है दोस्तों, यम का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ये दोस्तों होता है यम, कैपिटल यम, इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ताऊ बराबर mb sin थीटा, ताऊ बराबर mb sin थीटा। तो दोस्तों यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से ताऊ की वैल्यू क्या है 4.5 × 10⁻², m की वैल्यू फाइंड करना है, v की वैल्यू है 4.5 है, और उसके बाद sin थीटा sin 30। तो दोस्तों ये वाला कट गया, तो हमें यहाँ से यम का मान क्या मिल जाएगा 10⁻², इसको इधर भेजेंगे तो बटे में क्या आएगा sin 30, और sin 30 का मान होता है दोस्तों 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यम बराबर हमें क्या मिलेगा 2 × 10⁻²। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक यम का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम यहाँ से क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा हमसे निकाला गया है, पूछा गया है। तो U बराबर mb cos θ2 - θ1। तो दोस्तों यम की वैल्यू यहाँ से मिली है 2 × 10⁻², v का मान ये दिया गया है 4.5। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है cos θ2 - θ1। तो हमसे बोल रहा है कि ये कितना घूम रहा है, थीटा ये बोल रहा है 30 घूम रहा है, मतलब 30 डिग्री से कहाँ तक आएगा, अंत इसका जहां पर होगा, जहां पर रुकेगा। तो 30 से 0 पर जाके कहीं रुकेगा, तो हम लोग यहाँ पर cos θ2 की वैल्यू 0 रख देते हैं, माइनस में इसकी वैल्यू क्या रख दें, cos 30 रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा 45 दूना 90, मतलब 9.0 × 10⁻², cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो दोस्तों इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 9 × 10⁻², और ये आएगा आपका 2 × 1 = 2, 2 - √3/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4.5 आ गया, तो यहाँ से 4.5 × 10⁻², इसकी वैल्यू रखेंगे 1.732। दोस्तों इसको घटा के गुणा करवा लेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 1.2 × 10⁻² जूल, जो कि किया गया कार्य या जो किया गया स्थितिज ऊर्जा है उसका फार्मूला होगा दोस्तों। अब इसके बाद इसका दोस्तों बच रहा है एक क्वेश्चन और, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं।
क्लास 12 के शेर शेरनियों आ जाओ, एक एक क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं छोड़ के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, ये अंग नंबर है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, लैम्डा दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। तो बच्चा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जब किसी एक समान क्षण पर या जब कोई क्षण है उस पर एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है, तो प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले या प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को हम लोग बोलते हैं रेखीय उसे हम लोग बोलते हैं रेखीय घनत्व आवेश, जो कि हमें लैम्डा बराबर इतना दिया है। और उसके बाद बोल रहा तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर, मतलब r बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमसे बोल रहा है क्या ज्ञात करना है, ई का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमें सेंटीमीटर में दिया, इसको बदल लेते हैं मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर। अब हमारे पास फार्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन में r। ये दोस्तों है अनंत लंबाई के तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 9 × 10⁹ 9 × 2, लैम्डा की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ अपॉन r की वैल्यू है 2 × 10⁻², 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 9 × 10, इसको ऊपर ले जाएंगे, 9 2 11, 11 में से 7 को घटा दिया 2। और ई का मात्रक क्या होता है, ये 9 2 11, 11 में से 7 घटा दिया 4 बचेगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग आज सॉल्व कर लिए हैं। अगले सेशन में हम लोग 6 से या 5 6 7 8 के न्यूमेरिकल और उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।